P1 V1 natural log of V2 over V1 इज इक्वल टू एम आर टी वन नेचुरल लॉग ऑफ V2 ओवर V1। और इसी को रीअरेंज जब हमने किया था तो हमारे पास बचता ये था, आपके पास जो फाइनल फार्मूला बनता था वो कार्नट इंजन की एफिशिएंसी 1 माइनस T2 ओवर T1 है। T1 आपके पास सोर्स का टेम्परेचर होता है जहाँ से हीट आ रही होती थी, और T2 आपके पास सिंक का टेम्परेचर होता था जहाँ पे हीट लॉस हो रही होती थी। प्रोसेस के बाद आपके पास जो हीट आ रही होती थी वो आपके पास साइकिल के पास, सॉरी, जो हीट आ रही होती थी वो आपके पास Q2, तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो T2 है, और जहाँ से सप्लाई हो रही है वो उसका टेम्परेचर आपके पास T1 होता है। इसके बाद एग्जांपल हमने एक लिखी थी जिसमें कार्नट इंजन रिसीव्स 10 किलो जूल ऑफ हीट from a reservoir at normal boiling point of water, that is 100 degrees centigrade, and rejects heat to another reservoir uh, maintained at the triple state of the water, that is 0.01 degrees centigrade. Compute the work done and thermal efficiency of the engine. हीट सप्लाई और आपके पास हीट सप्लाई है वो 10 किलो जॉल थी। इसी तरह से उसका जो टेम्परेचर था वो आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो हमने इस टेम्परेचर को कन्वर्ट किया था केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273.16 के साथ आप क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। सेम इसी तरह से अगर हम बात करें जो T2 टेम्परेचर है, जो दो रेजरवायर या आप इस तरह से कह लें कि जहाँ पे आपका सिंक है वो आपका टेम्परेचर T2 है, तो T2 आपके पास 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसको आप 273.16 भी लिख सकते हैं। इसमें 15 ऐड किया हुआ 16 के थ्रू भी कर सकते हैं। तो थर्मल एफिशिएंसी का फार्मूला होता है जी 1 माइनस T2 ओवर T1, वो हमने वैल्यूएट किया था। थर्मल एफिशिएंसी इसकी आती थी आपके पास 26%, 26.8%। अगर हमने इसका वर्क डन निकालना था तो उसका फार्मूला मैंने आपको बताया था कि थर्मल एफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है वो बेसिकली आपके पास वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड होता है। जो हीट सप्लाइड हमें गिवन है, हमने वर्क डन निकालना है, तो जो थर्मल एफिशिएंसी आपने निकाली है अभी 0.268, उसको रखेंगे यहाँ पे, और ये हीट सप्लाई आपके पास 10 किलो जॉल गिवन है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.68 आपके पास आंसर आ जाता है वर्क डन का। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल था उसमें एट व्हाट टेम्परेचर इज हीट सप्लाइड टू द कार्नट इंजन दैट रिजेक्ट्स 100 kilojoule per minute of heat at 7 degree centigrade and produces 50 kilowatt of power। अब हमारे पास जो हीट इंजन है वो आपके पास कार्नट इंजन जो है वो रिजेक्ट करता है, यानी हीट रिजेक्शन किसको कहते हैं, Q2 को कहते हैं। तो Q2 गिवन है, हीट रिजेक्ट करता है, लेकिन हीट रिजेक्ट पर यूनिट टाइम गिवन है, यानी पर मिनट गिवन है ना, तो इसका मतलब होता है हीट रिजेक्टेड के ऊपर आपने डॉट लगाना है। हीट रिजेक्टेड के ऊपर जब आप डॉट लगाते हैं तो आपकी वो बन जाती है हीट सप्लाइड या हीट रिजेक्टेड पर यूनिट टाइम रेट, जिसको आप हीट रेट भी कह सकते हैं। तो 1000 किलो जॉल पर मिनट को आपने कन्वर्ट किया सेकंड्स में, ये आपके पास आ गया 16.667 किलो जॉल पर सेकंड। ठीक है जी। दूसरी तरफ हमें गिवन है ये हीट कट, इसका टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर को कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन में, इसी तरह से 273.15 आप इसमें ऐड कर देंगे। जब आप इसमें ऐड करते हैं तो आपके पास 280.16 बन जाता है। टेम्परेचर T2 आपके पास गिवन है, वो लिख लिया हमने, और जितनी वो पावर प्रोड्यूस कर रही है, तो पावर बेसिकली होती क्या है, वर्क पर यूनिट टाइम होता है। तो W ओवर T करें तो हमारे पास पावर बनता है, या W के ऊपर आप डॉट लगा दें तो आपके पास वो पावर बन जाती है। तो 50 किलोवाट का मतलब है 50 किलो जॉल पर सेकंड। ठीक है जी। 50 किलो वाट का मतलब क्या होता है जी, जॉल पर सेकंड, और किलो वैसे का वैसे रह जाएगा। तो 50 किलो जॉल पर सेकंड आपके पास बन गया। हमारे पास जो फार्मूला होता है, जितनी हीट सप्लाई आपके पास आ रही होती है वो दो चीज़ों में डिवाइड होती है। एक तो नेटवर्क उसका बनना होता है जिसको आप W कहते हैं, और एक आपके पास हीट आउटपुट निकल रही होती है जिसको आप Q2 कहते हैं। तो Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W, ये आपके पास रिलेशन बनता है। अगर हम सारों को T से डिवाइड कर दें तो Q1 के नीचे भी T आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास
Q1 के नीचे भी T आ जाएगा तो उसके ऊपर डॉट लग जाएगा, Q2 के ऊपर T डिवाइड बाय T होगा तो उसके ऊपर डॉट लग जाएगा। इसी तरह से W के नीचे अगर आप T लिखते हैं तो W के ऊपर भी डॉट लग जाता है। ये हमने क्यों किया? ये हमने इसलिए किया कि हमारे पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में आपके पास ये वैल्यूज डॉट की टर्म्स में गिवन है, पर यूनिट सेकेंड्स की टर्म में गिवन है, पर यूनिट टाइम की टर्म्स में गिवन है, इसलिए हमने इनको सारों को डॉट में कन्वर्ट कर दिया। Q1 आपके पास अननोन है, Q2 गिवन है, ये जो अभी आपने पर सेकंड निकाला है 16.67 पर सेकंड किलो जूल पर सेकंड निकाला। इस तरह से ये 50 किलो जूल पर सेकंड वर्क आपके पास, वर्क डॉट यानी W डॉट यानी पावर गिवन है तो वो आपने लिख लिया। तो 66.67 आपके पास Q1 आ गई। जब आपके पास Q1 आ जाएगी तो आप इसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं? आपके पास थर्मल एफिशिएंसी बेसिकली किसके बराबर होती है? थर्मल एफिशिएंसी आपके पास W ओवर Q1 के इक्वल होती है। तो W के ऊपर भी डॉट लगा दें, यहाँ भी डॉट लगा दें। यहाँ दूसरी तरह से आप ये समझ लें कि W को भी T से डिवाइड कर दें और Q1 को भी T से डिवाइड कर दें। तो जब आप डिवाइड कर देते हैं तो एक ही चीज़ बचती है, वो W ओवर Q डॉट बचती है, W डॉट ओवर Q डॉट बचती है। W डॉट हमारे पास 50 था और इसी तरह से Q1 जो है वो हमारे पास Q1 का डॉट अभी हमने निकाला है 66.67। तो 50 को इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास थर्मल एफिशिएंसी निकल आएगी। थर्मल एफिशिएंसी की जो वैल्यू आएगी, हमने निकालना क्या है? हमने निकालना ये है एट व्हाट टेम्परेचर इज हीट सप्लाइड टू द कार्नट इंजन। हमने T1 निकालना है। तो T1 के लिए एफिशिएंसी का फार्मूला लगाएंगे ये वाला। ये आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, जब आप 50 डिवाइडेड बाई 66.67 करेंगे तो इसकी एक वैल्यू आ जाती है। तो मैं बता देता हूँ आपको। 50 डिवाइडेड बाय 66.67 अगर हम करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है जी आपके पास 74.99 यानी 75 आ जाती है वैल्यू, 75 आ जाती है अप्रॉक्सीमेटली, 0.75 सॉरी 0.75 आपके पास वैल्यू आ गई। उसके बाद आपके पास ये टेम्परेचर गिवन है, ये जो 7 डिग्री था ना, इसको कन्वर्ट किया हमने। T2 आपके पास गिवन था तो 60 डिग्री को हमने कन्वर्ट किया केल्विन में। यहाँ से हमारे पास T2 ओवर T1 होता है, तो यहाँ पे ये 7 डिग्री को कन्वर्ट करके 280.16 जब बन रहा है उसको, और यहाँ पे T1 अननोन होगा ना, इसको हमने निकालना है। तो इधर हमारे पास आ गया 0.75, 1 माइनस 280 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास T1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास T1 की वैल्यू आ जाती है 1119.98 यानी 1120 अप्रॉक्सीमेटली। इस तरह से इसको सॉल्व करना है, जिसमें मैंने क्वेश्चन लगाया था। इसमें कोई मसला तो सर ये 280 वाला ये समझाएं T2। T2 आपके पास ये गिवन है ना 70, तो 70 के अंदर हमने 70 है डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने बताया था कि आपने डिग्री सेंटीग्रेड में इसको नहीं लिखना, बल्कि सॉरी 70 कह रहा हूँ, 7 है, 7 है। तो आपने इसको डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं लिखना, आपने इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री सेंटीग्रेड से जब हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 273.16 या 273.15 उसमें जमा करते हैं, या आप सिंपल कह लें कि 273 हम उसमें जमा करते हैं। तो 7 जमा 273 करेंगे तो आपके पास 280 हो जाता है। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ। ठीक है जी, अगर क्वेश्चन हाँ सर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है नेक्स्ट हमारा। इसमें आपके पास क्या है जी? इसमें आपके पास patent application claims that heat engine which receives heat at 160 degree centigrade and rejects it to a sink at 5 degree centigrade। तो जब आपका रिसीव हो रही होती है हीट तो उसको आप कहते हैं T1। T1 गिवन है 160 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसी तरह से T2 गिवन है आपके पास कितना जी, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 0.21 किलोवाट आवर। इसको रहने दें, इस एग्जाम्पल रहने दें। आप ऐसा करें, ये ऑटो साइकिल जो है इसको हम स्टार्ट करते हैं। ऑटो साइकिल आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी कहलाता है। ये मैंने पहले भी हमारा कुछ इसमें थोड़ा बहुत डिस्कस हुआ है। तो ये होता कहाँ पे है? ये असल में मैंने आपको बताया था कि ये ऑटो साइकिल आपके पास
पेट्रोल जो इंजन होते हैं ना, पेट्रोल इंजन, उनके अंदर ऑटो साइकिल यूज हो रहा होता है। ऑटो साइकिल से वो आपके पास पेट्रोल इंजन जो है उसके ऊपर ऑपरेट कर रहे होते हैं। अब ऑटो साइकिल में होता क्या है, ऑटो साइकिल में 4 प्रोसेसेस होंगे उसी तरह से। 4 प्रोसेसेस कौन कौन से होंगे आपके पास? अगर मैं 1 से शुरू करता हूँ तो 1 के ऊपर आपके पास अगर चार्ज आ जाता है अंदर, चार्ज किसको कहते हैं? एयर और फ्यूल के मिक्सचर को। जब आप पेट्रोल इंजन की बात करते हैं तो पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर यूज होता है। कार्बोरेटर के थ्रू आप क्या काम करते हैं? फ्यूल को मिक्स करके लेते हैं, यानी उसके अंदर एयर को इंट्रोड्यूस करवा के फ्यूल और एयर का मिक्सचर लेते हैं। जब आप ये ले लेते हैं तो आपके पास ये पॉइंट 1 है। जब आपके पास पॉइंट 1 के ऊपर पिस्टन पहुंचता है तो आपके पास ये जो पॉइंट 1 है, यहाँ पे पिस्टन का बॉटम डेड सेंटर होता है। यानी एक दफ़ा जब उसने सेक्शन स्ट्रोक कर लिया, चार्ज अंदर आ गया, तो अब वो बॉटम पे जाएगा ना, टॉप से नीचे की तरफ आएगा। टॉप डेड सेंटर से नीचे की तरफ आएगा तो अंदर फ्यूल आएगा ना, फ्यूल और एयर का मिक्सचर आएगा। अब हमने वो प्रोसेस इग्नोर किया हुआ है इसमें। वो मैं आपको जब आप फिजिकल क्लास में आएंगे तो बता दूंगा कि उसको कैसे करते हैं और एक्चुअल इसकी डायग्राम कैसे बनती है। अभी फ़िलहाल आप ये समझें कि वो पहले प्रोसेस के बाद हम ये काम कर रहे हैं। जब हम चार्ज को अंदर ले आए हैं तो चार्ज को क्या करना होता है? बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जब आपका पिस्टन मूव करता है तो कंप्रेशन होती है। जब कंप्रेस होगी कोई चीज़ तो आपके पास वॉल्यूम क्या होगा? उसका कम होगा। और प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। आपके पास वॉल्यूम कम हुआ और प्रेशर बढ़ा। बॉटम डेड सेंटर से आपके पास टॉप डेड सेंटर की तरफ पिस्टन ने मूव किया तो आपके पास वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर बढ़ेगा। पॉइंट 2 के ऊपर आप इसमें इग्निशन करवाते हैं, हीट सप्लाई करते हैं। जैसे ही आप हीट सप्लाई करेंगे तो आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ेंगे। प्रेशर बढ़ के आपके पास पॉइंट 3 तक चला जाता है। वॉल्यूम आपका वही रहता है, पिस्टन वहीं पे खड़ा रहता है, वो नीचे मूव नहीं करता। ठीक है जी। तो 2 to 3 आपके पास हीट एडिशन है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है ना, 2 के ऊपर भी वॉल्यूम वही है और पॉइंट 3 के ऊपर भी वॉल्यूम वही है। तो हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर जब आपका इग्निशन हो जाती है तो बर्निंग होती है, उसके बाद पावर स्ट्रोक होता है। तो जो पावर स्ट्रोक होता है उसमें आपके पास एक्सपेंशन होती है। एक्सपेंशन के नतीजे में आपके पास वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है और प्रेशर क्या होता है? कम होगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा ना, तो प्रेशर कम होता है और वॉल्यूम बढ़ता है तो पॉइंट 4 पे आप पहुंचते हैं। 4 से 1 तक आपके पास एग्जॉस्ट का स्ट्रोक होता है। इसमें आपका ये है कि आपके पास पिस्टन उसी पोजीशन पे रहता है, नीचे वाले पोजीशन पे, लेकिन आपके पास क्या होता है? प्रेशर कम होना चाहिए होता है। तो ये आप हीट लॉस भी जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर कर रहे हैं और हीट एडिशन भी जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर कर रहे हैं। इसलिए इसको कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी कहते हैं। इसमें इग्निशन यानी बर्निंग भी कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हो रही होती है और आइडियली आइडियली आपके पास जो गैसेस बाद में बन जाती हैं जलने के बाद, पावर स्ट्रोक के बाद, वो भी आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर ही एग्जॉस्ट होनी चाहिए। तो 4 to 1 भी आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम है और इस तरह से 2 to 3 भी आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम। इसलिए इसको कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी कहा जाता है। हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हो रही हैं। पहला प्रोसेस 1 to 2 था जिसमें कंप्रेशन हुई। कंप्रेशन के बाद 2 से 3 में आपके पास बर्निंग हुई। 3 के नतीजे में आपके पास पावर स्ट्रोक आता है। 3 to 4, 4 से 1 आपके पास एग्जॉस्ट स्ट्रोक आता है। इसके प्रोसेसेस की डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। 1 to 2 है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। 1 से लेकर 2 तक जो प्रोसेस है उसमें कंप्रेशन हो रही है, वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है। उसमें क्या था हमारे पास जो हमने पहले किया था, उसमें आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस आ रहे होते थे। यानी कार्नेट इंजन की अगर मैं बात करूं तो कार्नेट इंजन में आपके पास जो प्रोसेसेस थे वो आपके पास, ये इधर देखें अगर हम, तो आपके पास प्रोसेसेस की जो लाइन थी वो आपको, या सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस जो थे उसमें रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, तो फिर रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन था। इसी तरह से इसमें आपके पास रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है। उसके बाद हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। इसके ऊपर कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर हीट सप्लाई नहीं होती। ठीक है जी। यहाँ कांस्टेंट आपके पास इस केस में आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हीट सप्लाई हो रही होती है। फिर आपका 3 to 4 जो प्रोसेस है उसके नतीजे में जब आप हीट सप्लाई कर देते हैं तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन होती है।
जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन होती है तो आपके पास प्रेशर कम होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। तो 3 से लेकर 4 तक प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। और उसके बाद अगर हम 4 to 1 करें तो वो आपके पास हीट रिजेक्शन है कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हीट रिजेक्शन। यहाँ तक अगर नहीं समझ लगी तो हम मुझसे पूछ लें, मैं आपको दोबारा ये प्रोसेसेस एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है जी, अगर प्रोसेसेस की समझ लग गई है तो इसकी हम एफिशिएंसी को ड्राइव करते हैं कि एफिशिएंसी इसकी कैसे बनती है, एफिशिएंसी का रिलेशन। ठीक है जी, एफिशिएंसी आपके पास कैसे बनती है? एफिशिएंसी के लिए आपके पास फार्मूला होता है 1 माइनस Q2 over Q1 heat rejected divided by heat supplied, 1 माइनस हीट रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। इसमें हीट रिजेक्शन भी आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हो रही है और हीट सप्लाई भी कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हो रही है। तो हीट सप्लाई के लिए आपके पास जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है एम सी डेल्टा टी। एम सी डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी अगर कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हो रही हो तो एम सी भी आ जाता है, अगर कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हो रही हो तो एम सी पी आ जाता है। तो ये सी बी क्या होता है आपके पास? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और सी पी होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है जी, तो इस केस में हमारे पास वॉल्यूम के ऊपर ये सप्लाई हो रही थी, तो एम सी वी डेल्टा टी, डेल्टा टी अब देखेंगे कि किस किस का आता है। अभी आप सिर्फ ये समझें कि हमारे पास जो हीट की चेंज आ रही है अगर सप्लाई या रिजेक्शन में, वो एम सी डेल्टा टी के इक्वल होती है। और चूंकि ये ऑटो साइकिल है तो उसमें हमारे पास सी वी आता है, एम सी वी डेल्टा टी होगा, और इसी तरह से हीट रिजेक्शन जो है वो भी एम सी वी डेल्टा टी होगा। अब हम इधर प्रोसेसेस के ऊपर चलते हैं। हीट सप्लाई कहाँ पे हो रही है? 2 to 3 प्रोसेस में ना, 2 से 3 प्रोसेस। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पॉइंट 2 से, और एंड कहाँ से हो रहा है? या फाइनल स्टेट इसकी 3 बन रही है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो डेल्टा निकल आता है। तो डेल्टा टी इस केस में आपके पास T3 माइनस T2 होगा। जब हम इसकी बात करते हैं तो इस केस में आपके पास टेम्परेचर जो है उसकी फाइनल स्टेट क्या बन रही है? 1, और इनिशियल क्या बन रही है? 4। तो T1 माइनस T4 होगा। चूंकि हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हीट रिजेक्शन, तो रिजेक्शन का मतलब आपके पास नेगेटिव साइन होता है, नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो T1 माइनस T4 कन्वर्ट हो जाएगा T4 माइनस T1। ठीक है जी, उसके बाद आप इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे थर्मल एफिशिएंसी में, एम सी वी दोनों का कट जाएगा, बाकी बचेगा T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T2। ठीक है जी, अब हमारे पास कंप्रेशन रेशो मैंने आपको बताया था एक बनती है, वो क्या बनती है वो मैं बता देता हूँ। कंप्रेशन रेशो आपके पास 2 वॉल्यूम की रेशो होती है, जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो और जो मिनिमम वॉल्यूम है वो। यानी V1 डिवाइडेड बाय V2 कर लें या फिर V4 डिवाइडेड बाय V3 कर लें तो आपके पास कंप्रेशन रेशो बन जाती है। इसको RV के साथ शो करते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्रेशन रेशो, सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सबसे लोएस्ट वॉल्यूम। V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू RV कंप्रेशन रेशो। ठीक है जी, अब आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये आगे कुछ फार्मूलाज हैं। T2 ओवर T1 करें तो V1 ओवर V2 रेज टू पावर K माइनस 1 होता है, और V1 ओवर V2 को आप RV लिख सकते हैं, यानी कंप्रेशन रेशो लिख सकते हैं। ये हमने अभी देखा है कि 2 वॉल्यूम, सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम को जब आप सबसे मिनिमम वॉल्यूम के साथ डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या होता है कि वो आपके पास एक रेशो बनती है जिसको आप क्या कहते हैं? आप उसको कंप्रेशन रेशो कहते हैं। कंप्रेशन रेशो में आपके पास फिक्स पैरामीटर होता है, यानी वो 2 वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो T2 ओवर T1 इज इक्वल टू V1 ओवर V2 रेज टू पावर K माइनस 1। ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए होता है। जब आप टेम्परेचर गिवन हो और वॉल्यूम गिवन हो तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आप T2 ओवर T1 इज इक्वल टू V1 ओवर V2 करते हैं और उसकी पावर आप लिखते हैं K माइनस 1।
ठीक है जी। अब V1 ओवर V2 जो है वो आपके पास RV के इक्वल है। RV के इक्वल मतलब आपके पास ये जो कंप्रेशन रेशो है इसकी पावर बन जाएगी K-1। तो T2 इज इक्वल टू T1 RV रेज टू पावर K-1 बन जाएगी। इसी तरह से अगर हम T3 और T4 की बात करें तो वो भी आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए T3 ओवर T4 इज इक्वल टू V4 डिवाइडेड बाई V3 होगा। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, V4 जो आपका V1 के इक्वल है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इधर दोबारा देखते हैं। सिमिलरली T3 और T4 ये प्रोसेस जो है इसकी अगर बात करूं तो T3 ओवर T4 इज इक्वल टू V4 ओवर V3 रेज टू पावर K-1। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये V4 माइनस V3 V4 ओवर V3 होगा। इसको आप अगर कन्वर्ट करें, V4 ओवर V3 को कन्वर्ट करें तो वो क्या होगा, आप इसको चूंकि आपके पास V1 के इक्वल है, V4 V1 के इक्वल है और V3 आपके पास V2 के इक्वल है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं V1 ओवर V2 V1 ओवर V2। ये गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा ना, ये इसी के इक्वल आ जाएगा V1 ओवर V2, और वो किसके इक्वल होती है, RV के इक्वल होती है। तो RV रेज टू पावर K-1 बन जाएगा। यहाँ से T3 अगर मैं निकालना चाहूँ तो T4 आपका इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो T4 रेज टू पावर RV रेज टू पावर K-1 हो जाएगा। T2 बराबर आया जी हमारे पास T1 RV रेज टू पावर K-1, और T3 आपके पास आ गया T4 RV रेज टू पावर K-1। अब हमने ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देनी है, जो हमने यहाँ पर रिलेशन निकाला था। T4 माइनस T1 वैसे ही आ जाएगा, T2 और T3 की वैल्यू पुट कर देंगे। T2 और T3 की वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास T4 RV रेज टू पावर K-1 माइनस T1 RV रेज टू पावर K-1। इनमें से RV रेज टू पावर K-1 कॉमन आता है, तो T4 से कट जाता है, तो आपका फाइनल फार्मूला बनता है ऑटो साइकिल के लिए 1 माइनस 1 ओवर RV रेज टू पावर K-1। ठीक है जी। यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं लगी तो आप मुझसे पूछें, मैं आपको बता देता हूँ। ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी हमारे पास आई है जी 1 माइनस 1 ओवर RV रेज टू पावर K-1। ठीक है जी। अगर क्लियर है तो आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर फिजिकल होगा उसमें हम इसको डिटेल से पढ़ लेंगे, और उसके बाद जो है जो भी आपकी क्वेरीज होंगी इससे रिलेटेड वो रिजॉल्व कर लेंगे, और फिर उसी तरह से आगे चलेंगे।